हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मगध का उत्कर्ष एवं 16 महाजनपद। तो उससे संबंधित एक वीडियो कल अपलोड हुआ था और ये इसका दूसरा वीडियो है। और इसके बाद हम जैसा कि पहले भी वीडियो में बताए हैं कि सोमवार, मंगल, बुध ये 3 दिन हमारा हो गया एंशिएंट हिस्ट्री से। अब हम बृहस्पतिवार, शुक्रवार को आप लोग के लिए मिडिवल हिस्ट्री से वीडियो अपलोड करेंगे। फिर शनिवार, रविवार को हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। तो मगध के उत्कर्ष एवं अगर आप देखें ये आपका 16 महाजनपद, तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहे हैं हम इसमें इंक्लूड किए हैं। और इस पर सिर्फ हमने 2 ही वीडियो बनाया है। उसके साथ साथ क्वेश्चन जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट उसमें हमने इंक्लूड किया है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? मगध साम्राज्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश था। दूसरा ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश हर्यक वंश था। तीसरा ऑप्शन है पुराणों के अनुसार बिम्बिसार के पिता ने उसका 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया था। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं और आपसे पूछा है कि मगध साम्राज्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए कि असत्य और सत्य, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करता है। कभी कभी होता है क्या कि क्वेश्चन को रफली ऐसे पढ़ा, सत्य असत्य में हम नहीं ध्यान देते हैं और क्वेश्चन जो है वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि असत्य पूछा है। तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश था, ये आपका सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश हर्यक वंश था, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे पुराणों के अनुसार बिम्बिसार के पिता ने उसका 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया था, यह ऑप्शन आपका रॉन्ग है, क्योंकि यह पुराणों के अनुसार नहीं है। यह कथन तो है पर यह है बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ महावंश में यह है कि बिम्बिसार के पिता ने उसका 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में आपको पुराणों से दिया है, तो ये इस वजह से यह जो आपका ऑप्शन है यह रॉन्ग हो गया। तो कौन सा कथन असत्य है? तो सी ऑप्शन, पुराणों के अनुसार बिम्बिसार के पिता ने उसका 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया था, यह आपका कथन असत्य है। और यहाँ पे अगर वही पे होता कि महावंश के अनुसार बौद्ध ग्रंथ, तो हाँ ये सही होता आपका। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, मगध के उत्कर्ष के कारणों में कौन सा कथन सही है? मगध के उत्कर्ष के कारणों में कौन सा कथन सही है? आपके सामने ऑप्शन है लोहे के समृद्ध भंडार का होना, युग राजाओं की श्रृंखला, युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना। मगध के उत्कर्ष के कारणों में कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने देखिए जैसे कि ऑप्शन है लोहे के समृद्ध भंडार का होना, यह सही है क्योंकि मगध के उत्कर्ष में इसका भी हाथ है। और युग राजाओं की श्रृंखला, ये भी सही है क्योंकि बिम्बिसार हो, अजातशत्रु हो और महापद्मानंद हो, चाहे तो फिर मौर्य, तो जो लगातार उसको कहीं ना कहीं भले ही वंश बदलता गया हो, एक युग राजाओं की श्रृंखला बनी रही जिससे कि क्या कहते हैं उसका उत्कर्ष जो है तो होता रहा। और तीसरा है आपके युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग। तो युद्ध में हाथियों का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। गज सेना के बल पर वो क्या है शक्तिशाली दुर्गों को नष्ट करने में उन्हें सहूलियत होती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन है आपके सामने ए सी, बी सी, ए बी या ए बी सी। तो इसका सही उत्तर है आपका ए बी सी। और इसके साथ साथ आपसे पूछ ले कि मगध की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि मगध की 2 राजधानियाँ थीं। प्रारंभिक राजधानी उसकी गिरिब्रज राजगीर थी, जो कि दूसरी पाटलिपुत्र थी। तो दोनों देखे जाए तो राजधानी उसकी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। जहाँ आप देखेंगे गिरिब्रज थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और एक प्राकृतिक रूप से आबेद पहाड़ी दुर्ग बन जाता था। वहीं पे आप देखेंगे तो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि जल दुर्ग थी, जो कि 3 नदियों गंडक, सोन, गंगा के संगम पर स्थित थी। तो ये सारी चीज़ें मगध के उत्कर्ष में और मगध की सफलता के एक महत्वपूर्ण कारक हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 3 ही ऑप्शन दिया है कि लोहे के समृद्ध भंडार का होना, युग राजाओं की श्रृंखला, युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग। आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि जैसे कि जो उसका राजधानी से भी संबंधित, तो वो भी होगा आपका सही। और एक ऑप्शन और भी आ सकता है कि मगध का समाज जो था थोड़ा रूढ़ि विरोधी था, क्योंकि उसका मगध का वैदिकरण हाल ही में हुआ था, इसीलिए पहले से वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए उत्साह भी अधिक था। तो इस तरह से बहुत सारे क्या कहते हैं आपके सामने फैक्ट आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये हो सकता है कि ऑप्शन ऐसा कुछ दे दे जो कि उससे संबंधित ना हो, उसके उत्कर्ष का कारण ना हो या उसकी सफलता का कारण ना हो मगध का, फिर वहाँ से आपको ऐसे ही कोर्ट में आंसर दे देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मगध के उत्कर्ष के कारणों में जैसे मैंने 3 ऑप्शन दिया, इसके साथ साथ आपको राजधानियों से संबंधित फैक्ट दे दें कि पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था, 3 ओर से नदियों से घिरा एक संगम पे स्थित था, या वहाँ की जो बहुत ही सॉइल होती थी, क्योंकि गंगा जब नदियों के किनारे की सॉइल जो होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, ये भी एक कारण होता है। तो इस तरह से आप इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 4, जो कि ABC तीनों ही कथन सही। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता था? मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है आपके सामने बिंबिसार, महापद्मानंद, कालाशोक। तो यहाँ देखिए तीनों ही के तीनों सम्राट मगध से ही संबंधित हैं। और जैसे कि बिंबिसार है मगध के उत्कर्ष प्रारंभिक देखा जाए वंश, तो हर्यक वंश बिंबिसार ही है। और कालाशोक जो कि एक शिशुनाग वंश का शासक था। पर यहाँ पे पूछा है आपसे कि मगध का कौन सा सम्राट जिसे अपूर्व परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके सामने जैसा कि ऑप्शन देखें आप, इसका सही उत्तर है महापद्मानंद। अब महापद्मानंद से संबंधित हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता था, तो ऐसे आपके सामने इससे संबंधित और भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि इसकी कई उपाधियाँ थीं जो कि पुराणों में देखा जाए तो 5 उपाधियाँ तो पुराणों से हैं। जैसे इकराट किसकी उपाधि थी, या कली का अंश किसे कहा गया है, किस मगध सम्राट को, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या सर्वछत्रांतक, द्वितीय परशुराम, अपूर्व परशुराम, भार्गव आदि उपाधियाँ जो हैं इसकी, ये पुराणों के अनुसार हैं। और वहीं पे आप देखेंगे तो एक उपाधि और भी है उसकी, महापद्मपति, जिसको कहते हैं ना अमित कोश निधि का स्वामी होना, या महापद एक ऐसा सेना का स्वामी जो इतनी बड़ी सेना की कमल के रूप में भी कहते हैं, एक पद्म व्यूह में भी संगठित हो सके। इस तरह की उसकी कई उपाधियाँ दी गई हैं। अब यहाँ देखें तो महापद्मानंद किस वंश से संबंधित था, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यह नंद वंश का था। और आपसे पूछ ले कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, जिसका इस शासनकाल है, जिसका नंद वंश का शासनकाल है 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। तो इसका नंद वंश का संस्थापक अगर पूछता है तो वो भी वहाँ पे भी आपका आंसर महापद्मानंद ही होगा। जैसे बहुत ग्रंथों में देखा जाए तो नंद वंश को एक अज्ञात कुल कहा गया है। वहीं जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में देखा जाए तो इसे नापित दास एवं गणिका का उत्पन्न पुत्र कहा गया है। कुछ ग्रंथों में या ब्राह्मण ग्रंथों में इसे क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माता की संतान कहा गया है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन महापद्मानंद से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ही है अभी जो क्वेश्चन है उसका, तो आपने देखा कि अपूर्व परशुराम के नाम से कौन जाना जाता था मगध सम्राट, तो महापद्मानंद। और इसके बारे में कहा जाता है कि जिसे इसने मगध का काफ़ी विस्तार किया, इसने इक्ष्वाकु मतलब कौशल राज्य, पांचाल कोश, कुरु, मैथिली, सूरसेन जो कि मथुरा जिसकी राजधानी थी, तो वितिहोत्र, कलिंग है अस्मक आदि राज्यों को जनपदों को इसने जीतकर मगध में सम्मिलित किया था। तो मगध राज्य का काफ़ी इसने विस्तार किया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था?
काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? आपके सामने ऑप्शन है वस्त्र उद्योग एवं शिक्षा के लिए, मूर्ति कला के लिए, विशाल मंदिरों के लिए। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है आपका वस्त्र उद्योग एवं शिक्षा के लिए। तो काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? वस्त्र उद्योग एवं शिक्षा के लिए। अब यहाँ से देखते हैं कि काशी जो महाजनपद था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो एक जनपद काशी जनपद की राजधानी क्या थी, ऐसा क्वेश्चन आए थे, वाराणसी। और इसकी स्थिति जो उस समय थी, कहते थे उस समय की जो नाम होते थे नदियों के, तो वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में ये स्थित था। क्या आपका काशी महाजनपद। और इसके संस्थापक अगर देखा जाए तो महाभारत के अनुसार अगर देखेंगे, मान लीजिए कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत के अनुसार काशी का नगर का संस्थापक कौन था, तो वहाँ पे आपको उत्तर होगा दियोदास। तो महाभारत के अनुसार काशी का संस्थापक कौन था? तो दियोदास। और जैसे कि काशी को एक विशेषता है कि उसको जैसे काशी को अविमुक्त क्षेत्र अधिमान भी कहा जाता है। और अगर वेदों से संबंधित इससे संबंधित क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम काशी का उल्लेख किस वेद में हुआ है, तो अथर्ववेद में काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। और यहाँ का कहा जाता है कि सर्वशक्तिशाली शासक जो था पहला, वह ब्रह्मदत्त था। तो ये जैसे कि अभी मैंने कहा कि पूछ ले कि महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक कौन था, तो दियोदास था। किस वेद में काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो अथर्ववेद में हुआ है। काशी को और किस नाम से जानते हैं, तो आपके सामने कई ऑप्शन 3-4 ऑप्शन रहते हैं जो दे देंगे। तो काशी को अविमुक्त क्षेत्र अधिमान भी कहा जाता है। और इसकी जो प्राचीन काल की नदियों के नाम के अनुसार देखें तो अरुणा एवं 80 नदियों के बीच ये स्थित था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वर्ष, उपवर्ष, वारुचि, कात्यायन एवं पाणिनि जैसे विद्वान उत्पन्न हुए। वर्ष, उपवर्ष, वारुचि, कात्यायन एवं पाणिनि जैसे विद्वान उत्पन्न हुए। ऑप्शन है वैदिक काल में, मौर्य काल में, नंद काल में। तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। वर्ष, उपवर्ष, वारुचि, कात्यायन एवं पाणिनि जैसे विद्वान उत्पन्न हुए वैदिक काल में, नंद काल में, मौर्य काल में। तो इसका सही उत्तर है नंद काल में। तो ये सारे जो भी विद्वान थे वह नंद काल में हुए। और कात्यायन का भी हम जानते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है व्याकरण की पुस्तक। तो इन सब का समय क्या है, काल क्या है, वह है नंद वंश के समय ये लोग थे। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किस शासकों को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैनरमीज के नाम से पुकारा है? किस शासकों को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैनरमीज के नाम से पुकारा है? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में होगा, शासकों नहीं शासक कहेंगे, कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैनरमीज के नाम से पुकारा है। ऑप्शन है घनानंद, बिंबिसार, चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है घनानंद। और नंद वंश का यह जो है अंतिम शासक था, जिसको कहते हैं हरा के, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश के शासकों की एक विशेषता यह थी कि इनके जितने भी क्या कहते हैं राजा हुए, जितने भी शासक हुए, वो सभी के सभी जैन धर्म के मानने वाले थे। और ब्राह्मण धर्म से, जैसा कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार इन्होंने कहते हैं कि राजाभिषेक संस्कार भी नहीं करवाया। और ब्राह्मण वर्ग जो है इनसे बहुत ही अप्रसन्न रहता था। और इसी की एक आप लोग देखते होंगे, इतिहास में पढ़ते भी हैं हम लोग, और सीरियल में भी आपने देखा होगा कि जैसा घनानंद के समय में ही क्या है, चाणक्य जो कि विष्णुगुप्त एक ब्राह्मण थे, जो कि जिनका उन्होंने अपमान किया था, और उन्होंने उस अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैनरमीज के नाम से पुकारा है, तो आपका सही उत्तर है घनानंद। और पुराणों में इसके लिए जो है अग्रसेन का उल्लेख हुआ है। और एक विदेशी इतिहासकार हैं
तो उन्होंने जेनाफोन जिन्होंने घनानंद को बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति कहा है। और घनानंद या नंद वंश की लोग जो है वो बहुत ही धनी थे। उनको पुराणों में नंद शासकों को महापद पति कहा गया, तुलधन का स्वामी कहा गया है। और कई सारे ग्रंथों में, चाहे कथा सरित सागर हो, चाहे आपका संगम साहित्य हो, जिसमें आपको इनकी धन इन संपदा के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। जैसे कि संगमकालीन एक कवि हैं मामूल नार, उनके ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। तो अगर आपके सामने ऐसा मतलब कि क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म, नंदवंश के शासक किस धर्म के मानने वाले थे, तो जैन धर्म के हैं। और ये अभी जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा था कि परशुराम या कली का अंश एकराट, ये सारी उपाधि महापद्म नंद की थी। और अग्रमी जैन में जो थी वो घनानंद की थी, जिसे ग्रीक लेखकों ने कहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अजात शत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? अजात शत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? ऑप्शन है पावा एवं कुशीनारा के मल्लों के साथ, वैशाली के लिच्छवियों के साथ, या मिथिला के विदेहों के साथ। तो इसका सही उत्तर है आपका वैशाली के लिच्छवियों के साथ। और इस युद्ध में क्या कहते हैं, जो है अजातशत्रु द्वारा 2 नए युद्ध यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता, जैसे रथ मूसल एवं महाशिला कंटक। और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि अजातशत्रु ने किस युद्ध में सर्वप्रथम रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक युद्ध यंत्र का प्रयोग किया था। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो आपका लिच्छवियों के साथ युद्ध में किया था। और यहाँ इसी युद्ध में एक क्वेश्चन और भी बना था, जैसा कि हमने भी अपने मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है, जब आजीवक संप्रदाय से संबंधित धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत डाला है वीडियो कि किस युद्ध में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल की मृत्यु हुई थी। तो ये यही युद्ध था लिच्छवियों के साथ, जब वैशाली का युद्ध, इसी में उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने इस तरह से कहते हैं कि इस युद्ध में उन्होंने इस युद्ध यंत्रों का प्रयोग होते हुए स्वयं देखा था। और जैसा कि ये गणराज्य था, और कहते हैं कि कुल 36 राज्यों का गणराज्य था, जिसके खिलाफ यहाँ लड़ाई जीती थी अजातशत्रु ने। और कहते हैं कि इनको हराना अजातशत्रु के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था। तो इनको हराने के लिए उसने अपने एक ब्राह्मण मंत्री वत्सकार या वत्सकार कहिए, राजगृह में गृद्धकूट पर्वत, उस समय बुद्ध थे, उनसे पूछने के लिए भेजा था कि उनको किस तरह से हरा सकते हैं, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। तो कहते हैं बुद्ध ने उनको संकेतों में बताया था कि जब तक 7 कल्याणकारी परिस्थितियां नहीं बनेंगी तब तक लिच्छवियों वज्जी संघ अजय रहेंगे। और उसको जानने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए फिर उसने क्या किया कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार एवं सुनीत के माध्यम से लिच्छवियों को वहाँ भेजा, लिच्छवी राज्य में भेजा कि आप वहाँ जाइए, और उन लोगों में पहले उसने फूट डलवाई, और तब जाके उनके खिलाफ युद्ध में उसे सफलता मिली। और ये बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था लिच्छवी का, वैशाली जो था, और कुल 36 संघ राज्यों के साथ उसका यह युद्ध हुआ था। तो इससे संबंधित, जैसा कि हमने अभी कहा अपने मॉक टेस्ट में कि हम जो है मगध के उत्कर्ष या महाजनपद से 2 ही वीडियो बना रहे हैं, पर कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट हो सके आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा इसमें वीडियो भी नहीं बनाना पड़ेगा। और इसके बाद हम, जैसा कि पहले भी बताएं कि अब हम 2 दिन मिडिवल हिस्ट्री से और 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री से भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये रहा हमारा अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया। तो आपका सही उत्तर है वैशाली के लिच्छवी। और आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पुरु लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पुरु लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? आपके सामने ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र, कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर है आपका कौशाम्बी। कहते हैं कि जब गंगा में बाढ़ आई और हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो पुरु लोगों ने अपनी राजधानी जो है वो कौशाम्बी स्थानांतरित कर दी। और
यहाँ पे अगर देखा जाए कि स्थानांतरित की, तो जो उस समय के वहाँ के शासक थे निच्छछु, तो निच्छछु ने ही गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी हस्तिनापुर से वत्सभूमि कौशाम्बी स्थानांतरित की थी। और जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हस्तिनापुर के राजा निच्छछु द्वारा हस्तिनापुर के बाढ़ से नष्ट हो जाने के बाद कौशाम्बी वत्सभूमि में राजधानी स्थानांतरित करने का उल्लेख किस या कहाँ से जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छछु ने गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी हस्तिनापुर से वत्सभूमि स्थानांतरित की थी। और निच्छछु जो अगर बौद्ध के समय पूछा जाए आपके कि वत्स जनपद के शासक कौन था, तो बुद्ध के समय पे यहाँ पे पुरुवंश या पौरवंशी, आप कहिए पौरवंशी शासक उदयन का राज्य था इस समय। और वत्सभूमि या वत्स जनपद जो था वह आज के यमुना किनारे बसा हुआ, नदी के किनारे बसा हुआ, जैसे कि आज का आपका यहाँ ये प्रयागराज ले लीजिए, कौशाम्बी ले लीजिए, और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सभी वत्स जनपद के अंतर्गत ही आते थे। और ये गंगा में, जैसा कि क्वेश्चन है, गंगा में बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने से पूर्व लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तो कौशाम्बी में। और करने वाले कौन थे, तो वह थे हस्तिनापुर के राजा निच्छछु। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, कई तरह से पूछ सकता है। और निच्छछु जो थे परीक्षित के 5वें वंशज थे और उदयन के 18वें पूर्वज थे। तो आपको जैसा कि कहा कि क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि हस्तिनापुर का राजधानी हस्तिनापुर से वत्सभूमि स्थानांतरित करने का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो हमें मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण से मिलता है। क्वेश्चन पूछ ले कि वत्स जनपद में बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था, तो उदयन था। किस वंश का था, तो पौरव वंश का था। तो इस तरह से आप कई फैक्ट इससे संबंधित याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कौशल महाजनपद का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। आपके सामने ऑप्शन है प्रसेनजीत, विदुधव, दीर्घचारण। तो पूछा क्या है आपसे कि कौशल महाजनपद का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, तो इसका सही उत्तर है आपका प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत जो ये कौशल महाजनपद के शासक थे और ये बुद्ध के समकालीन भी थे। और यहाँ पे अब हम कौशल महाजनपद से संबंधित कुछ फैक्ट पहले देख लेते हैं कि जैसे आपके सामने ऑप्शन आ जाता, क्वेश्चन आ जाता है कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। या क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि वर्तमान क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जो कि प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था, तो आपका जो ये अवध क्षेत्र है, फैजाबाद मंडल है, या जो है प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। ये सारे क्षेत्र उस समय कौशल महाजनपद के अंतर्गत थे। और अब आपसे पूछ लें कि इसकी कौन कौन सी नदियाँ इसकी सीमा निर्धारित करती थी, तो जैसे पश्चिमी सीमा पर गोमती नदी थी, दक्षिणी पर सर्पिका कहिए या सयंदिका कहिए या शई नदी, आज के समय में सई नदी बोलते हैं, तो वह दक्षिणी सीमा उसकी निर्धारित करती थी। और पूर्वी पर सदानीरा, गंडक नदियाँ थीं जो उसकी सीमा निर्धारित करती थीं। और यहाँ पे जो बीच में थी उसकी सरयू नदी बहती थी जो इस राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती थी। और कौशल में ही शाक्यों का कपिलावस्तु कहिए, गणराज्य या कुशावती नगर कहिए या साकेत, अयोध्या, ये सब क्या था, कौशल महाजनपद में ही सब शामिल थे। और यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि कई जनपद हैं जिनके उत्तरी और दक्षिणी राजधानी भी पूछा गया है, तो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी एवं दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। और अब हम आते हैं कि जो इससे अभी हमने ऑप्शन देखा कि कौशल महाजनपद का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत, पर अभी दो ऑप्शन जो हैं जैसे विदुध या दीर्घचारण, तो हम इनसे संबंधित भी फैक्ट देखते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं विदुधव, तो ये क्या थे, ये प्रसेनजीत के पुत्र थे। और इनको क्या कहते हैं, और दीर्घचारण जो हैं यह थे उनके प्रधानमंत्री। और इन लोगों ने क्या किया कि प्रसेनजीत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इसके दीर्घचारण जो इसका प्रधानमंत्री था, उसने इसके पुत्र विदुधव का साथ दिया, उसे गद्दी पर बैठाया, जिससे प्रसेनजीत क्या हुआ कि
कहते हैं कि शरण लेने के लिए वह अजातशत्रु के पास राजगृह गया, परंतु कहते हैं नगर द्वार के बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसका पुत्र जो कि पहले इस अपने राजगद्दी पे आसीन हो चुका था प्रधानमंत्री दीक्षारण के द्वारा, तो वही शासक बना। और प्रश्न अभी इसमें आपके आ जाए कि कौशल महाजनपद से तो अजातशत्रु का युद्ध भी हुआ था, जबकि उसने क्या किया था कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री 2 युद्ध हुआ था, जिसमें पहले में तो ये हार गया प्रसेनजीत, पर दूसरे में अजातशत्रु हार जाता है। किंतु उसके बाद भी क्या करता है कि प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा की जो है विवाह वो अजातशत्रु से कर देता है, काशी भी उसे मगध के साथ सौंप देता है। तो इससे संबंधित हमने कई फैक्ट देखा कि कौशल महाजनपद का वर्तमान समय कौन सा क्षेत्र आता था, इसके कौन कौन सी सीमा निर्धारित करती थी नदियाँ, या यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था, और जैसे इसके राज्य में बीच में कौन सी ऐसी नदी बहती थी जो इस राज्य को 2 उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती थी, इसका मंत्री कौन था। तो कई हमने फैक्ट देखे। तो मेरी कोशिश यही है कि आज जो भी है जितने क्वेश्चन हमको इम्पोर्टेंट लगे उसको मैंने इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है। और इसके बाद हम जो है हमारा नया टॉपिक होगा एंशिएंट हिस्ट्री से। पर इसके पहले अभी 2 दिन हम जैसे कि बृहस्पतिवार शुक्रवार को क्या है मेडवल हिस्ट्री से पहले वीडियो अपलोड करेंगे, फिर शनिवार रविवार को मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद हम फिर मंडे से जो है एंशिएंट हिस्ट्री के नए टॉपिक से चलेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, अवंती महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। अवंती महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ देखेंगे कि आप हमारे मॉक टेस्ट में आप कई क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपको असत्य कथन से संबंधित है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर नेट JRF एग्ज़ाम में देखें तो इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं और सत्य असत्य में ही काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। तो वहाँ सत्य भी हो सकता है ऑप्शन में, क्वेश्चन में कथन, और असत्य भी पूछ सकता है। पर यहाँ पे हमने पूछा है कि अवंती महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे आप पहले ऑप्शन देखते हैं। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी, इसके बीच सदा नीरा नदी बहती थी। फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ का शासक चंड प्रदोत था, महासेन था। यहाँ का शासक चंड प्रदोत महासेन था। तीसरा ऑप्शन है बिम्बसार ने जीवक को अवंती भेजा, जिसने वहाँ के शासक चंड प्रबोध को पांडु रोग से मुक्त किया। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी, इसके बीच से सदानीरा नदी बहती थी। तो यहाँ पे कथन आपका असत्य है। ये सही है कि अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी, परंतु इसके बीच से सदानीरा नदी नहीं बहती थी, वेत्रवती नदी बहती थी। तो यहाँ पे इस वजह से आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, यह कथन असत्य हो गया। और वैसे पहला स्टेटमेंट जो पहली लाइन है देखेंगे कि अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी, यह सही है कि अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, जो कि आधुनिक महेश्वर से जिसका किया जाता है। किंतु इसके बीच में सदानीरा नदी नहीं बहती थी, इसके बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। और आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ का शासक चंड प्रबोध महासेन था, यह सही है। बिम्बसार ने जीवक को अवंती भेजा, जिसने वहाँ के शासक चंड प्रबोध को पांडु रोग से मुक्त किया, यह भी ऑप्शन आपका सही है। तो अवंती महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है कि इसके बीच से सदानीरा नदी नहीं बहती थी, तो ये बहती थी, यह कथन आपका असत्य हो जाता है। तो ये रहे आज के मॉक टेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मेडवल से भी मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन सभी सब्सक्राइबर व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग डेली का वीडियो देखते रहिए और अपना रिवीजन कंटिन्यू बनाए रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।